नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, हम आज फिर एक गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है, गुरु स्कॉर्पियो के अंतिम, वृश्चिक राशि के अंतिम अंश से गुजरना शुरू हो गए हैं और ये धनु राशि के पहले अंश तक जाने वाले हैं। फिर वहाँ से रेट्रो होकर वापस ये वृश्चिक राशि में आएंगे। ये जो क्षेत्र है इसको अभुक्त मूल या गंडांत कहते हैं, गंडमूल जिसको कहते हैं। हमारे ग्रंथों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में इसको लेकर अनेक बातें कही गई हैं और ज्योतिषकारों में इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो गंडांत पॉइंट है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बॉर्डर एरिया है। दो भिन्न तत्वों के राशियों के बीच के मिलन का क्षेत्र है जिसको हम नो मैंस लैंड कह सकते हैं। और जैसे नो मैंस लैंड में किसी का अधिकार नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ एक्चुअली अधिकार कम हो जाता है। राशि के स्वामी का अधिकार यहाँ खत्म सा हो जाता है। तो यहाँ जो ग्रह गुजरते हैं वो काफ़ी असहाय, कमज़ोर हो जाते हैं। और ग्रंथकारों ने 3 तरह के गंडांत बताए हैं, राशि गंडांत, तिथि गंडांत और नक्षत्र गंडांत। तो ज़्यादातर हम राशि और नक्षत्र गंडांत को लेते हैं। और इस बार जो गुरु का ये जो गोचर है अभुक्त मूल के इसी क्षेत्र से हो रहा है और बार की अपेक्षा ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बहुत लंबा हो रहा है। यदि हम इसको 2 घटी और माने एक अंश पहले और एक अंश बाद ले तो लगभग आप मान कर चलें कि 1.5 महीने से ज़्यादा का ये गोचर है जो 15 मार्च से शुरू हो रहा है और लगभग 6-7 मई तक चलेगा। ऐसा बहुत कम बार होता है और इस बार इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि शनि केतु के संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं अपने वीडियो में कि आने वाला जो समय है कठिन समय है और गुरु भी इस चीज़ को, गुरु का ये गोचर जो है इस बात को इशारा कर रहा है। सबसे पहले अभी हम अभुक्त मूल या ये गंडांत पॉइंट को समझते हैं कि ये है क्या। जो अभुक्त मूल जो है ये ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, अभुक्त का मतलब होता है जो भुगता नहीं गया हो, जिसे भोगा नहीं गया हो, जिसे खाया नहीं गया हो, जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के चीज़ों का हमने भोग नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है। स्वाभाविक है यदि कोई ग्रह, खासकर गुरु जैसा शुभ ग्रह इस क्षेत्र से गुजरेगा तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में कुछ घटनाएं तो क्रिएट करेगा। अब ये इस पर निर्भर करता है कि इस समय गुरु ग्रह पर क्या प्रभाव रहेगा और उस प्रभाव में गुरु क्या एक्ट करता है। इसको ऐसे भी समझ लें, नो मैंस लैंड तो मैंने कहा ही है। ये जो अभुक्त मूल में जब गुरु का गोचर होगा, मूलतः आप समझें कि एक माँ जब प्रसव करती है तो उस समय जिस दर्द को भोगती है उस तरह के दर्द से बहुत सारे लोगों को गुजरना होगा। ख़ास तौर पर जो भौतिकवादी जीवन केवल जी रहे हैं, आध्यात्मिक जो लोग जीवन जी रहे हैं और जिन्होंने सब कुछ समर्पित भाव से स्वीकार करना शुरू कर लिया है, उनके लिए ये गोचर तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। यहाँ पर फिर हम कहें कि ये जो क्षेत्र है ये जलीय राशि और अग्नि राशि के बीच का क्षेत्र है और राशि मंडल में ऐसे 3 क्षेत्र आते हैं
मीन और मेष के बीच का जो हिस्सा है वो हिस्सा आता है। फिर दूसरा हिस्सा आता है कर्क और सिंह राशि के बीच में, और ये तीसरा हिस्सा आता है जो वृश्चिक और धनु राशि के बीच में होता है। मूलतः अग्नि और जल तत्व के बीच के का हिस्सा है ये, जो तीन महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये खतरनाक बताया गया है इसको, क्योंकि ये दोनों के जो स्वामी हैं, नक्षत्र स्वामी यदि देखें तो ज्येष्ठा का जो नक्षत्र स्वामी है वो ज्येष्ठा देवी या इंद्र से लोग उसको जोड़ते हैं, उनकी पत्नी शची देवी से भी जोड़ते हैं। तो वो बहुत भयावह रूप में उसको कई बार लोग लेते हैं। और मूल के जो स्वामी हैं वो राक्षस कहे गए हैं या अलक्ष्मी कही गई हैं। तो ये दोनों जो हैं कई बार बहुत कष्ट देकर हमें चीज़ों को देती हैं। और यद्यपि ये खराब नक्षत्र नहीं है, लेकिन चूँकि हम भौतिकवादी जीवन ज़्यादा जीते हैं तो स्वाभाविक है आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए ये जो प्रयास होता है इन नक्षत्रों का, उसके कारण हम इसको थोड़ा सा बुरा लेते हैं और कहीं ना कहीं हमें इस प्रक्रिया में बहुत सारे दर्द को भोगना होता है। और इसलिए कोई भी जब किसी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि इन क्षेत्रों में जो हमने पहले बताया कि मीन और मेष, कर्क और सिंह और वृश्चिक एंड धनु में जब भी क्या ये गोचर होता है, किसी माने ये यदि कोई ग्रह होता है या यहाँ लग्न होता है या राशि होती है, खासतौर पर राशि में इसका विशेष प्रभाव अपने यहाँ बताया गया है, क्योंकि हम राशि से सारी चीज़ों को देखते हैं। माने जब चंद्रमा यहाँ होता है तो इसके इफ़ेक्ट को बहुत ड्रेडेड, बहुत ख़राब बताया गया है। और अपने यहाँ जब भी इन नक्षत्रों माने इस क्षेत्र से में यदि कोई किसी की का चंद्रमा होता है जन्म के समय, तो यहाँ 27 दिन के बाद पूजा की जाती है। पराशर ऋषि से लेकर सभी नारद संहिता और सारी संहिताओं में इसके बारे में विशेष रूप से दिया गया है और इसको खराब माना गया है। और ख़ास तौर पर ज्येष्ठा और मूला वाले क्षेत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है उनको, और उसके लिए 27 दिन की नक्षत्र की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है ये नॉट है, ये जो कार्मिक कुछ कारणों से, कर्ज के कारण हमारे जो कुछ पुण्य है वो हम भोग नहीं पाते हैं जब इन क्षेत्रों में होता है। और कई बार जब इस पर कुछ पाप प्रभाव हो जाता है तो मृत्यु भी हो जाती है बच्चों की। इस तरह का जिक्र है हर जगह। इस बार गुरु जो है, लेकिन हम अभी गोचर की बात कर रहे हैं, हम गोचर पर अपने को कंसंट्रेट करेंगे। गुरु अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कालपुरुष कुंडली में 8वीं राशि है और 8वीं राशि जो एकल्ट है, मृत्यु है। तो इन सब कारणों से इसको थोड़ा सा कठिन कहा गया है और ये कठिन होता भी है। और ये लेकिन यहाँ से अपनी राशि में जा रहे हैं, अपनी राशि धनु राशि में जा रहे हैं, और धनु राशि धर्म की राशि है। जब भी गुरु धर्म की अपनी राशि में जाता है तो हमको आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए प्रेरित करता है या हमें ड्यूटीफुल बनाता है। हम यदि अपनी ड्यूटी से, जो हमारे इस जीवन का जो पर्पस है, यदि हम उससे अलग होते हैं तो हमको वापस ले आने का काम करता है। 12 साल पहले जब गुरु धनु में आया था तो आपको याद होगा कि यूएस में आर्थिक मंदी हुई थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आप समझें, अमेरिका की जो का लग्न जो है वो धनु राशि है। तो धनु में लग्न होने के कारण तो जो
उनके जो सिस्टम में, अर्थव्यवस्था में जो कमी थी, उसको रास्ते पर लाने के लिए जब गुरु आए तो उनको संकट में लाया। हालांकि उस संकट से यूएस उबर गया, लेकिन अभी भी उस पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि उसने सिस्टम में जो सुधार करने चाहिए थे वो नहीं करने हैं। हमने अपने शनि केतु के पहली वीडियो में इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि जब शनि केतु का जब आएगा, ये गोचर होगा, और जब गुरु इससे गुजरेगा, धनु राशि में आएगा, तो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी फिर से इस तरह की स्थिति बन रही है। यद्यपि बहुत छोटा सा अंतराल होगा इस समय, धनु राशि में जो गुरु जाएगा, इस अभुक्त मूल में जो जाएगा बहुत छोटे से, क्योंकि वो 10 मिनट तक जाएगा और फिर वापस वक्री होकर वापस लौट आएगा वृश्चिक में। लेकिन जब 4 नवंबर के बाद ये वापस धनु राशि में जाएगा इस अभुक्त मूल को गुजरते हुए, तो उस समय इसका आप विशेष रूप से प्रभाव दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब अमेरिका जैसे देश पर इसका ये प्रभाव हो सकता है, तो एक व्यक्ति के रूप में इस गोचर का यदि हमारी कुंडली में दशा भुक्ति उस ओर इशारा कर रहे हों, तो निश्चित रूप से इसके कुछ कष्टदायक प्रभाव हमें झेलने पड़ सकते हैं। ये कष्टदायक प्रभाव क्या होगा, ये हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गंडांत को कार्मिक गांठ कहा जाता है, और ये जो कार्मिक गांठ होता है, इसमें यदि किसी व्यक्ति का लग्न पड़ा हो या राशि पड़ी हो या कोई ग्रह पड़ा हुआ हो, जैसे अभी जब गुरु इस 1.5 महीने तक के आसपास में इस क्षेत्र में रहेंगे, तो जिन बच्चों का जन्म होगा इस अभुक्त मूल वाले क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है यदि वो सर्वाइव करते हैं इस जीवन में, यदि सब कुछ अच्छा है, तो उन बच्चों के जीवन में ये गांठ पड़ी हुई होगी। और जब दशा भुक्ति आएगी, यदि मान लिया कि गुरु यहाँ पड़ी हुई है, तो जब उनकी गुरु की दशा भुक्ति आएगी तो ये गांठ खुलेगी, और जब खुलेगी, ये कार्मिक गांठ होगी, तो खुलेगी तो कहीं ना कहीं वो एक कष्ट से या एक पेन से गुजरेंगे। हालांकि ये पेन उसी तरह का होगा जो इस पेन को सहने के बाद उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे समुद्र मंथन का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ, अपने यहाँ जो पौराणिक गाथा है, समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत भी निकला और विष भी निकला, ढेर सारे हीरे जवाहरात निकले, उससे बहुत सारी चीज़ें निकली। तो इसी तरह की स्थिति हमारे जीवन में भी जब ये गुरु यहाँ से गुजरेगा तो चीज़ों को देगा, लेकिन पहले वो कुछ विषात्मक चीज़ देगा और उसको हमको ग्रहण करना होगा। जैसे उस समय जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो शिव ने उसको ग्रहण किया था। ये जो सारी मिथकीय कथाएं हैं, ये कोई अकाल्पनिक चीज़ नहीं है, ये काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं, ये यथार्थ की चीज़ें हैं जो हमने मिथकीय कथाओं के गाथाओं में पिरोकर रखा हुआ है, और उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और यदि हम इसको समझते हैं तो इस रूप में हम समझें कि हम में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आप ये जो गुरु का ये गोचर हो रहा है इस गंडांत में या अभुक्त मूल क्षेत्र से, तो आप मान कर चले कि इसमें कई लोगों को विष के भी मिलेंगे और उसके बाद उनको अमृत भी मिलेगा। अब इस विष को आप कैसे लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, इस पर आप पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा सुझाव होगा कि अगर यदि वाकई में आप इस दर्द को सहते हैं, जैसे एक माँ दर्द को सहती है तो एक सुंदर बालक को जन्म देती है, और वो उसका एक जीवन समाज के लिए बहुत धारणीय हो सकता है। माने लोग उसके पीछे चल सकते हैं, लीडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से आपको इस समय में कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, आपके सपने से, कल्पना से दूर होगा। लेकिन
उसको लेने के लिए आपको उस दर्द को सहना होगा, जो आने वाले समय में कुछ लोगों की कुंडलियों में, जिनकी कुंडलियों में दशा अंतर्दशा ये इशारा कर रही होगी, तो इस गोचर में वो गांठ खुलेगी और गांठ खुलने से आपको इसके असर आपको देखने को मिलेंगे। मूलतः क्या होता है, इस जो प्रक्रिया गुजरते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो गुप्त घटनाएं होती हैं, जो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये जो गोचर होगा और दशा अंतर्दशा यदि कुंडली में दिख रही है, तो यदि गांठ खुलने की स्थिति होगी तो उनको इनके ये गुप्त रहस्य सामने आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में और सांकेतिक रूप में आए और कुछ लोगों के जीवन में बाहर से थोपा जाए, लेकिन ये आएंगे और यदि हम उसको सहज ढंग से लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो ये पीरियड हमें बहुत आसानी से हम गुजार सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि मात्र ये 1.5-2 महीने का ये पीरियड है, 1.5 महीने का। अगर हम धैर्य से और हम इसका सामना करें तो हम इसके विष को काफ़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमको इस मंथन का अमृत भी मिलेगा। तो लेकिन यहाँ कुछ और 2-3 चीज़ें हमने नोट की है, ध्यान आया, तो उसकी चर्चा कर लें। जिन जातकों की जन्म कुंडली में कोई ग्रह वृश्चिक राशि के अंतिम नवांश में है, यानी अंतिम वृश्चिक राशि का अंतिम नवांश क्या है, मीन है, और यदि मीन में यदि उन पर कोई पाप प्रभाव हो तो ऐसे लोगों के साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, नकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि 8वां भाव है। 8वें भाव से संबंधित कुछ नकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि उनको मानसिक अवसाद होगा, और मानसिक अवसाद से उबरने के लिए लोग नशे का प्रयोग कर सकते हैं, ओवरडोज ले सकते हैं, और 8वें भाव से संबंधित जो भी नेगेटिव है, सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी बढ़ सकती है। और इन सब से यदि कुंडली में ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा तो कुछ लोगों को ज़्यादा नेगेटिव स्थिति तक झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यदि कुंडली में गुरु अच्छा होगा, क्योंकि नवांश गुरु का है ये, तो यदि गुरु कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से वो इससे उबर जाएंगे। शनि जब इस गंडांत से, जब शनि 2-2.25 साल पहले गुजरा था, तो कई लोगों को इस तरह का अनुभव हुआ था। हालांकि शनि ने जो अनुभव दिया, गुरु उस तरह का अनुभव नहीं देगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह माने गए हैं, और शुभ ग्रह होने के कारण, और यदि कुंडली में थोड़ा सा भी पॉजिटिव स्थितियां होंगी, तो यदि आप जाते भी हो उस स्थिति में कुछ नेगेटिव प्रभाव में, तो आप जल्द ही उससे उबर जाएंगे। इस गंडांत का सबसे ज़्यादा असर किन राशियों और लग्न पर पड़ेगा? तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव जलीय राशि के लोगों पर पड़ेगा। स्वाभाविक है, वृश्चिक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और उसके बाद अग्नि राशि धनु जो है उस पर होगा, क्योंकि धनु में गुरु जा रहा है और वहाँ ऑलरेडी केतु और शनि पहले से बैठे हैं, तो मॉडिफाई करेंगे रिजल्ट को केतु शनि। तो स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव तो धनु के लिए है, और धनु के जो जातक भौतिक क्रियाओं में ही केवल लगे हैं, जिनका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है, उनके लिए ये समय ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो धनु में और वृश्चिक में, और वृश्चिक के साथ जो 2 और जल राशियां हैं, कर्क और मीन राशि, जो ये गुरु की दूसरी राशि भी है, तो इन पर भी इसका प्रभाव होगा। हालांकि मीन राशि पर चूँकि 9वां और 10वां घर है मीन राशि में, ये 8वां, और जो वृश्चिक और जो धनु है 8वां 9वां भाव पड़ेगा, तो कर्म क्षेत्र में और थोड़ा सा भाग्य पर कुछ असर होगा। लेकिन धनु के जातकों के लिए 12वें और पहले भाव का हो रहा है, तो उन पर ज़्यादा असर देखा जाएगा, मीन पर उसका छोटा सा असर देखा जाएगा, और जलीय राशियों में वृश्चिक पर सबसे ज़्यादा असर देखा जाएगा, उसके बाद कर्क पर
और जैसा मीन के बारे में हमने कहा उस पर देखा जाएगा। इसके अलावा इसका असर सूर्य की जो जिनका लग्न और राशि है, माने सिंह लग्न और राशि है, उन पर भी होगा। अब सिंह राशि पर क्यों होगा, उसके पीछे ये है कि अभी तक ये कुंभ में गोचर हो रहा है, लेकिन कल से इनका गोचर मीन में होगा, और मीन के स्वामी गुरु है और गुरु ही गंडांत क्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो सिंह के जातकों पर भी इसका असर देखा जाएगा। ये 14-15 अप्रैल तक तो ही रहेंगे, फिर वो वहाँ से उच्च के हो जाएंगे, मेष में चले जाएंगे। तो इसका प्रभाव 15 अप्रैल तक सिंह के जातकों पर ज़्यादा देखा जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा असर इसका कम हो जाएगा, तो उन राशि के जातकों पर भी होगा। ओवरऑल यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न पड़ा हो, राशि पड़ा हो, कोई ग्रह पड़ा हो इस क्षेत्र में और गुरु उससे गुजर रहे हों, तो आप मान कर चले कि आपके जीवन में कुछ जो कार्मिक नॉट है, जो गांठ है, वो निश्चित रूप से इस पीरियड में खुल सकता है, यदि दशा और अंतर्दशा भी उसकी गवाही दे रहे हैं। तो आप अपने कुंडली को देखें और यदि आपको कुछ एहसास हो रहा है तो किसी जानकार से दिखाएं। तो मित्रों, ये गुरु के गंडांत या अभुक्त मूल क्षेत्र से गुजरने पर कुछ हमारे विचार थे, जिसको हमने आपसे शेयर किया, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में क्लियर होंगी, वो हम उस पर हम चर्चा करेंगे समय समय पर। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।